साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ हम लोग तैयारी करने वाले हैं इस यूनिट का। तो साथियों पूरे पर्यावरण के सिलेबस में यदि कोई यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो वो है आपके यूनिट 7, क्योंकि पहले से ही सीजी टेट में इससे हमेशा इस यूनिट से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है। देखा जाए तो इस यूनिट में कुछ नया भी जुड़ा है। चलिए सबसे पहले सिलेबस से जानते हैं कि इस यूनिट में सीजी टेट के अलावा और भी कौन कौन सा बिंदु जुड़ा है जिसे हमें पढ़ाई करना है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस। ये रही आपका यूनिट 7 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। सीजी टेट में इसका यूनिट का नाम है अपने शरीर की देखभाल। रहने के लिए तो वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो इसमें जो नया जुड़ा है व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, बाकी तो आपका ये पहले से इसमें रहा सीजी टेट के सिलेबस में यहाँ तक। और प्राथमिक उपचार, सार्वजनिक स्वच्छता, सुरक्षा नियम, कानून व्यवस्था, ये आपके नया जुड़ा हुआ पार्ट है, याद रखिएगा। और इन सभी का बहुत ही सटीक जानकारी से कंटेंट तैयार हुआ है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास। चलिए सबसे पहले विषय परिचय एवं परीक्षा विश्लेषण के रूप में इस यूनिट में एक बार और जान लेते हैं क्या क्या चीज हमें देखना है। मुख्य रूप से पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इकाई 7 में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जो कि इस टॉपिक का नाम है, इस यूनिट का नाम है, में न केवल शरीर की देखभाल एवं रोगों की जानकारी शामिल है बल्कि व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्वच्छता, प्राथमिक उपचार, टीकाकरण, सड़क सुरक्षा तथा नियम कानून व्यवस्था जैसे व्यवहारिक व सामाजिक पहलुओं का भी समावेश है। देखा जाए तो आज पर्यावरण का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सीजी टेट 2026 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसका जो प्रश्न का स्तर है वो मूल्यों पर आधारित है। तो उसी के अंतर्गत इसमें मूल्यों पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है उसे भी ऐड किया गया है इसी यूनिट के अंदर। चलिए पूरी सभी जानकारियों को, शरीर के बाह्य अंग, आंतरिक अंग, क्योंकि इस यूनिट में हमने देखे हैं ये सभी शामिल हैं, तो सभी को एक एक करके जानकारी लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। रहने के लिए ये बहुत ही सिंपल जानकारी है, लेकिन हम ऐसे जानकारी WHO के द्वारा जो निर्देश है उसको जानेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनता है। व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें तो स्वयं के शरीर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं रोगाणु मुक्त रखने के अभ्यास को व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। आइए बाह्य अंगों की साफ सफाई के प्रमुख आयाम जानते हैं। त्वचा की स्वच्छता। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। प्रतिदिन स्नान करने से मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स एवं पसीने के छिद्र खुल जाते हैं, जिससे ताजगी एवं जो है हमारे जो त्वचा है वो रोगाणु मुक्त हो जाते हैं और हमें फ्रेशनेस का अनुभव होता है, ताजगी का अनुभव होता है। दंत स्वच्छता की बात करें तो दांतों को दिन में 2 बार फ्लोराइड युक्त मंजन से साफ करना चाहिए। मसूड़ों की सड़न एवं पायरिया से सुरक्षा मिलती है। वही हाथ धोने का सही तरीका। भोजन से पूर्व तथा शौच के पश्चात साबुन से न्यूनतम 20 सेकंड, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कितने सेकंड, न्यूनतम 20 सेकंड तक हाथ धोना अत्यंत आवश्यक है। WHO द्वारा हाथ धोने के 6 चरण सुमन के अनुशंसित है। इसे आगे हम जानने वाले हैं, सुमन के क्या है, पूछा जा सकता है कूट संबंधी प्रश्न में इसके स्टेप्स को। तो ये शॉर्ट है आपके, हम आगे देखने वाले हैं एक एक जो लेटर का क्या मतलब है उसे। नाखून व बालों की देखभाल। नाखूनों को नियमित काटना चाहिए, क्योंकि नाखूनों के नीचे बैक्टीरिया जैसे एकत्र हो जाते हैं, एकत्र होकर भोजन के साथ पेट में चले जाते हैं, जो हमारे फूड पॉइजनिंग वगैरह का जो है शिकार होते हैं। आइए सुमन के जो कि हाथ धोने का सूत्र है, WHO द्वारा दिया गया फॉर्मूला है, उसे जानते हैं। एस का होता है सीधा, पाम टू पाम, सीधा पहले धोना है। फिर यू है उल्टा, बैक ऑफ हैंड्स, अर्थात जो हथेली के ऊपर वाला हिस्सा है उसे भी जो है रगड़ना है, धोना है। फिर एम है मुट्ठी, तो इसे फिर धोना है। ए है अंगूठा, थंब, और एन है नाखून, फिंगर नेल्स, और के है कलाई, तो रिस्ट। तो इस प्रकार याद रखिएगा। आपने हैंड वॉशिंग डे के समय ये भी देखे होंगे, या आपने स्कूली लाइफ में या फिर कहीं पर आपको इस चीज का सामना हुआ होगा कि साबुन से हाथ किस प्रकार धोया जाता है। तो ये सभी उसका स्टेप्स हैं। इसी में एक जानकारी और जानिएगा, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस पूछा जाता है, तो उसे हर साल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 15
अक्टूबर को, ये एडिशनल जानकारी है, पूछा जा सकता है, तो ये स्वच्छता से संबंधित है इसलिए। तो ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हर साल 5 मई को, याद रखिएगा, 5 मई को आपका विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी मनाया जाता है। तो दोनों डेट को याद रखिएगा, ये आपके ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे और 5 मई आपका वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और सुमन के से आप WHO फार्मूला, जिसको हिंदी में देखा जाए तो सीधा S का सीधा, U का उल्टा, M का मुट्ठी, फिर A का अंगूठा, N का नाखून और K का कलाई, अर्थात कलाई तक हमें जो है हाथ को रगड़ के धोना चाहिए साबुन से। इस प्रकार ये नियम बताए हैं। आगे अब हम जानने वाले हैं शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे CGTET 2024 में पूछा गया था कूट संबंधी जो पाचन तंत्र है, जिसका स्टेप्स है, उसको पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंतरिक अंग तंत्र शरीर के भीतर स्थित विभिन्न अंगों का संगठित समूह जो विशिष्ट जैविक क्रियाएं संपादित करता है, आंतरिक अंग तंत्र कहलाते हैं। जैसे कि इसमें पाचन तंत्र मुख्य रूप से है एवं उसका हम आरेखी प्रस्तुति देखेंगे। भोजन के जटिल अघुलनशील अवयवों को सरल एवं घुलनशील रूपों में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं सरल शब्दों में, जो भोजन हम खाते हैं हमारा शरीर उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। पाचन तंत्र उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों और रसायनों में तोड़ता है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके, तो वही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। आइए इसके स्टेप्स जानते हैं। पाचन तंत्र का संपूर्ण सचित्र आरेख, तो याद रखिएगा यहीं से प्रश्न बना था। इनके स्टेप्स को ही मुख से लेकर जो उत्सर्जन तक की प्रक्रिया है उसका स्टेप्स को पूछा गया था, क्योंकि हम सही जानकारी नहीं रखेंगे तो कूट संबंधी प्रश्न में हम उसके क्रम को भूल जाएंगे और क्रम से ज्यादा प्रश्न बनता है। तो सबसे पहला जो है पाचन का प्रक्रिया का मुख है। मुख से हम भोजन का ग्रहण करते हैं, तो भोजन का अंतर्ग्रहण, दांतों द्वारा चबाना एवं लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम द्वारा आंशिक पाचन करना। ये टाइलिन एंजाइम को एमाइलेज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह जो है एंजाइम लार में पाया जाता है और कहा जा सकता है कि भोजन को जो शुरुआती पाचन की प्रक्रिया है उस लायक बनाने के लिए शुरुआती प्रक्रिया का जो रोल रहता है वो इसी एंजाइम का रहता है। टाइलिन या एमाइलेज भी कहते हैं इसी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्रम है आपके, जैसे ही हम मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, लार के द्वारा जो टाइलिन या एमाइलेज जो एंजाइम है उसको उसके द्वारा वह एंजाइम मतलब मिलकर भोजन को आगे कहाँ पहुंचाता है, ग्रसनी एवं ग्रास नली। इसी को स्टेप्स में पूछा गया है। ग्रसनी पहले नंबर पर, फिर ग्रास नली। मुख को हटा दिया गया था तो पहले नंबर पर ग्रसनी और दूसरे नंबर पर ग्रास नली। तो ग्रास नली की लंबाई टोटल 25 सेंटीमीटर या 10 इंच होती है, इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। यह क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन को पेट तक पहुंचाती है। याद रखिएगा जो ग्रसनी एवं ग्रास नली है वो भोजन को पूरे पेट तक पहुंचाती है और इसकी लंबाई जो है, ग्रास नली की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर या 10 इंच होती है। ध्यान से देखते जाइए, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट से प्रश्न बनता है। अमाशय, इसका अंग्रेजी के आकार का पूछा जाता है, कौन से आकार का होता है। तीसरा जो स्टेप्स है अमाशय, स्टमक। याद रखिएगा अमाशय का आकार कई बार पूछा गया है, ये अंग्रेजी के कौन से लेटर का आकार का होता है, तो अंग्रेजी के जे आकार का होता है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, तो जे आकार का होता है ये अमाशय, स्टमक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके छोटी आंत। छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छोटी आंत में ही जो भोजन का मेन पाचन प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है और इसके भी दो भाग है, ग्रहणी और इलियम। याद रखिएगा जो ग्रहणी होती है छोटी आंत का पहला भाग होता है। छोटी आंत का पहला भाग आपके ग्रहणी होता है और इलियम जो होता है वो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। पोषक तत्वों का यही अवशोषण होता है। लंबाई इसके पूछा जाता है छोटी आंत का 6 से 7 मीटर और फीट में पूछा जाएगा तो 20 से 23 फीट। याद रखिएगा भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं पोषण का अवशोषण इसी भाग में संपन्न होता है, छोटी आंत में। अगला स्टेप है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लंबाई है 1.5 मीटर या 5 फीट। याद रखिएगा छोटी आंत की लंबाई कितना देखें,
6 से 7 मीटर या 20 से 23 फीट, और वही बड़ी आंत को देखेंगे तो लंबाई जो है आपके 1.5 मीटर या 5 फीट। अपशिष्ट भोजन से जल एवं लवणों का पुनर्अवशोषण करना इसका काम होता है। तो यह आपके 5वां स्टेप है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत की लंबाई पूछा जा सकता है 1.5 मीटर या 5 फीट। और लास्ट जो प्रक्रिया है आपका गुदा, गुदा के द्वारा अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसका शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। ये आपके पाचन प्रक्रिया का अंतिम जो है स्टेप है, याद रखिएगा। इसे जो है क्रम के अनुसार पूछा गया है। आप यदि पुराना वीडियो हमारे जो ईवीएस का है यूनिट 7 उसमें जाके देख सकते हैं। हमारे जो 2024 का क्वेश्चन है उसमें पूछा भी गया है, और इसके स्टेप्स को याद रखिएगा क्रम से। चलिए अब हम प्रमुख आंतरिक अंगों की सारणी के द्वारा जानकारी लेते हैं। पाचन तंत्र, जिसमें मुख्य संरचनात्मक अंग देखेंगे, पाचन तंत्र में कौन कौन सा अंग काम करते हैं, और जैविक भूमिका, महत्वपूर्ण तथ्य। तो उसी का एक रिवीजन, या फिर एक कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग काम करते हैं? मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। तो इसको स्टेप्स से, एक मुख सबसे पहले, फिर ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रासनली, ग्रासनली से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से आपका, बड़ी आंत से आपका गुदा। भोजन का पाचन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। भोजन का पाचन के साथ ही साथ जो पोषक तत्व होता है उसका अवशोषण होता है। पोषक तत्व ही हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, जो हमें ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को संचालित करने के लिए काम आती है। वही ग्रास नली की बात करें तो ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, और छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर। आमाशय का आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार का होता है। वही बात करें श्वसन तंत्र की तो नासाग्र, श्वास नली और फेफड़े, ये सभी आपके काम आते हैं श्वसन तंत्र में। और हम जो है O2 का ग्रहण करते हैं और CO2 का निष्कासन करते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है। मुख्य रोग जो श्वास के द्वारा जो होता है तो वो अस्थमा होता है, श्वासारोग जो है, और निमोनिया होता है। तो ये आपके श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हैं। परिसंचरण तंत्र की बात करें तो हृदय और धमनियां, शिराएं, रक्त, ये आपके परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का परिवहन करता है। हृदय की गति पूछा जा सकता है 72 बार 1 मिनट में 72 बार धड़कता है पर मिनट, इसलिए बोला गया है। और बीपी की, ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120 अपान या ऑब्लिक कह सकते हैं 120/80 mmHg, ऐसे ही इसको बोला जाता है। अगर ये उल्टा दिखे तो आप इसे उत्तर में नहीं डालिएगा, 120 पहले होना चाहिए, 80 बाद में, याद रखिएगा mmHg। तो ये आपके ब्लड प्रेशर जो है सामान्य मनुष्य की, कह सकते हैं स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो है। और स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय की धड़कन होती है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो ये आपकी सामान्य जानकारी है। RBCS का जो रेड ब्लड कॉर्पस का जो कब्रिस्तान कहा जाता है उसको प्लीहा को कहा जाता है। तो इसे भी छोटे छोटे रूप में जानिए, इनसे प्रश्न बनता है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें जो अंग होते हैं मस्तिष्क, मेरुरज्जु और नसें, शरीर का नियंत्रण व समन्वय करते हैं, याद रखिएगा। तो कोऑर्डिनेशन एंड जो है बनाने का काम जो है किसका काम है? तंत्रिका तंत्र का। इकाई की बात करें तो न्यूरॉन, इसके इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन, और मुख्य केंद्र है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहते हैं। अगला है उत्सर्जन तंत्र, वृक्क या किडनी, जिसे गुर्दा भी कहते हैं, और दूसरा है मूत्राशय। उत्सर्जन तंत्र में आपके ये 2 मुख्य अंग है। रक्त से अपशिष्ट यूरिया को छानकर बाहर निकालने का काम करता है कौन? आपके वृक्क या गुर्दा, या इसी को किडनी कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर में 2 होते हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड, याद रखिएगा। किडनी जो है, और इसका काम क्या होता है? रक्त से अपशिष्ट यूरिया छानकर बाहर निकालना इसका कार्य होता है। और इकाई जो है इसकी नेफ्रॉन है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आकार होता है सेम का बीज का आकार होता है, किसका? आपके किडनी का। जो लेफ्ट साइड और राइट साइड इस प्रकार सेम के बीज के आकार का होता है, और भार होता है 120 से 170 ग्राम, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में यदि पूछा जाता है कि किडनी की लंबाई कितनी होती है तो लगभग में आप बताइएगा 12 से या 10 से 12 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। जैसे कि भार 120 से 170 ग्राम होता है पुरुषों में, इसका वजन लगभग 125 से 170 ग्राम, और वही महिलाओं में 115 से 155 ग्राम होता है।
औसतन। तो और लंबाई पूछा जाता है तो 10 से 12 सेंटीमीटर। और इसका आकार कैसा दिखाई देता है? सेम का बीज, जो सेमी का जो बीज होता है उस आकार का ये दिखाई देता है। तो ये सभी आपके जो है तंत्र है। और क्योंकि इसमें तंत्र के बारे में, मानव जो महत्वपूर्ण तंत्र है उसके बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, याद रखिएगा। चलिए अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के एग्जाम पॉइंट के अंतर्गत हम जानते हैं धमनी क्या है? शुद्ध रक्त वाहिका है। याद रखिएगा, पूछा जाता है जो शरीर के हृदय से हार्ट से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? धमनी करता है। याद रखिएगा, शुद्ध रक्त वाहिका है, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक रक्त को पहुंचाने का काम करता है। और शिरा इसके जस्ट उल्टा, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को फिर से हृदय तक लाने का काम कौन करता है? आपके शिरा। और जो हृदय फिर से उस रक्त को शुद्ध करके फिर धमनी के द्वारा उसको पहुंचाया जाता है, यही काम चलते रहता है। इसलिए हृदय को बोला जाता है प्यूरीफायर। प्यूरीफायर मतलब शुद्ध करने का। तो रक्त को शुद्ध करने का जो मशीन लगा है हमारे शरीर में वो हार्ट है। याद रखिएगा, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाता है ये आपके शिरा। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, जैसे कि धमनी को 3 अक्षर है तो इसके जस्ट कम करके, 1 अक्षर कम करके ये शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है 2 अक्षर का। और शिरा 2 अक्षर का है तो इससे एक अधिक अशुद्ध रक्त 3 अक्षर का। ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे संतुलित भोजन, जो कि आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग है। संतुलित भोजन के अंतर्गत जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, चाहे वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी से प्रश्न बनता है। तो संतुलित भोजन वह आहार जिसमें शरीर के पोषण, ऊर्जा, वृद्धि एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रफेज सहित अनुपात में उपलब्ध हो, वो आपके संतुलित भोजन कहलाते हैं। ऐसा भोजन जिसमें जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक ये सभी तत्व मौजूद हो, जिस भोजन में ये सभी तत्व मौजूद हो उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। आइए अब हम पोषक तत्वों का विस्तृत विवरण देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। यदि शरीर को सीधे ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलता है पूछा जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट, जिनका जो अनुपात होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1 में होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 1:2:1 में होते हैं। पूछा जा सकता है या फार्मूला पूछा जाता है तो C6H12O6 मुख्य रूप से। वही स्रोत की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत है चावल, गेहूं, आलू, केला, और गन्ने में जो होता है वो सुक्रोज, दूध में लैक्टोज और शहद में फ्रक्टोज। ये फ्रुक्टोज नहीं है, फ्रक्टोज है, याद रखिएगा। तो इन्हें भी याद रखेंगे। गन्ने में क्या होता है, क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है वो सुक्रोज, दूध में लैक्टोज और शहद में फ्रक्टोज। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो शरीर निर्माता होते हैं, बॉडी बिल्डर का काम करते हैं, और इसके निर्माण जो इकाई होते हैं वो अमीनो अम्ल होते हैं। इसके कमी से बच्चों में यह रोग हो जाता है, क्वाशियोरकर एवं मरासमस। और देखा जाए तो इसके कमी को, प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है तो दालें, सोयाबीन, दूध, अंडा। पूछा जाता है कि प्रोटीन का सबसे ज्यादा स्रोत किसमें पाया जाता है तो वो आपके सोयाबीन। इसलिए जिन्हें प्रोटीन की कमी होती है उन्हें दालें खाने के लिए, सोयाबीन खाने के लिए, अंडे खाने के लिए सलाह दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो ये आपके प्रोटीन हुआ। नेक्स्ट है वसा। तो वसा जो होते हैं वो संचित ऊर्जा का केंद्र होते हैं। याद रखिएगा, वसा क्या होते हैं? वसा आपके संचित ऊर्जा के केंद्र होते हैं। हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी पोषक तत्व होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देने और सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त वसा जो कि घी और मक्खन होते हैं, और दूसरा है असंतृप्त वसा, जिसे सरसों तेल, मछली तेल, ये सभी जो होते हैं आपके असंतृप्त वसा। ऐसा कहा जा सकता है संतृप्त वसा जो होते हैं वो आपके देखा जाए तो इसमें भी जो संतृप्त वसा जो CH और O के बीच एकल बंद होते हैं, कि इसके बीच क्या होते हैं? एकल बंद। और वही CHO के मध्य दोहरा बंद पाया जाता है तो वो असंतृप्त वसा के अंतर्गत आ जाता है। मुख्य रूप से जो है पादप वसा, जैसे कि सरसों का तेल, लेकिन इसमें अपवाद आ जाता है मछली का तेल। मूंगफली का तेल भी असंतृप्त वसा में आता है, और संचित
संतृप्त वसा की बात करें तो घी, मक्खन, ये तो आपके संतृप्त वसा है, और अपवाद में यह जो है आपके संतृप्त वसा में आपका नारियल का तेल भी आता है। तो पूछा जा सकता है नारियल का तेल आपके संतृप्त वसा है कि असंतृप्त, तो आप बताएंगे संतृप्त वसा। और चर्बी पूछा जाएगा तो चर्बी भी वसा में आता है, जो देखा जाए तो चर्बी जो है जानवरों से प्राप्त होती है। घी, मक्खन, चर्बी ये आपके संतृप्त वसा में ही आता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विटामिन एवं उनके खोजकर्ता। विटामिन की खोज सामान्यतः कासिमिर फंक ने साल 1912 में की थी, जिन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का नामकरण किया था। याद रखिएगा, इसका नाम पूछा जा सकता है। विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो कासिमिर फंक, जिन्होंने विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। आइए विटामिन के प्रकार की बात करें तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। दो तरीके से इसको बांटा जाता है रहने के लिए। प्रकार तो हम आगे देखेंगे, ए, बी, सी, डी, ई, के, इस प्रकार का होता है, लेकिन ये दो भागों में बटा होता है विटामिन का प्रकार जो है। एक होता है आपके जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, याद रखिएगा, जल में घुलनशील होते हैं, और एक होते हैं आपके वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, याद रखिएगा। तो जल में जो घुलनशील होते हैं वो कौन कौन सा विटामिन है, वो आपके विटामिन बी और सी होते हैं। ये जल में घुलनशील होने के नाम से ये हमारे मूत्र के द्वारा ये जो है जल में घुलनशील होने के कारण ये निकल जाते हैं, अर्थात बी और सी का हमें हमेशा जरूरत पड़ता है, इसलिए क्योंकि ये हमारे यूरिन के माध्यम से निष्कासित हो जाते हैं, और इसलिए विटामिन बी और विटामिन सी का रेगुलर जरूरत होता है। और वही वसा में घुलनशील की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई और ये के, ये आपके चार जो विटामिन है वो आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। आइए अब हम पूरे विटामिन को डिटेल में समझेंगे। उसके पहले हम प्रमुख विटामिन एवं उनके खोजकर्ता को जान लेते हैं। जैसे विटामिन ए की खोजकर्ता कौन है पूछा जाएगा तो एल्मर मैकुलन और मार्गरेट डेविस। वही विटामिन बी की खोजकर्ता पूछा जाता है तो वही है एल्मर मैकुलन ने की थी। बाद में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कई प्रकार खोजे गए, जैसे कि B1, B2, B12, ये सभी को हमने आगे तैयार किए हैं, देखिएगा। विटामिन सी की खोजकर्ता ए होल्स्ट और थियोडर फ्रालिच ने की थी। बाद में अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी, इसे याद रखिएगा, इसे मुख्य रूप से ये माना जाता है क्योंकि इन्होंने इन्हें शुद्ध रूप में अलग किया। विटामिन डी की बात करें तो सर एडवर्ड मलनबी और F.G. हॉपकिंस ने की थी। वही विटामिन ई की बात करें तो इसकी खोज हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप ने की थी, याद रखिएगा। और विटामिन के इसके मुख्य खोजकर्ता डेनमार्क के वैज्ञानिक हेनरिक डैम और एडवर्ड डोजी हैं। इन्होंने रक्त के थक्के जमाने वाले इस तत्व का पता लगाया, जिसके लिए उन्हें 1943 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। तो इन्हें भी याद रखिएगा, हेनरिक डैम जो है विटामिन के खोजकर्ता हैं। आगे अब हम बात करेंगे विटामिन के नाम और जो कह सकते हैं रासायनिक नाम, और उसके कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत। तो विटामिन ए जो होते हैं उसके जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसके कमी से होने वाले रोग हैं मुख्य रूप से रतौंधी, जेरोप्थेल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। तो रतौंधी को याद रखिएगा, रतौंधी के रोग से जो ग्रसित होते हैं उन्हें जैसे ही शाम होता है, रात होने लगता है, तो उन्हें जो है कम दिखाई देता है, तो वो आपके विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। जिनके प्रमुख स्रोत की बात करें तो गाजर है, पूछा जाता है विटामिन ए के प्रमुख स्रोत गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल। यदि गाजर ऑप्शन में है तो गाजर को प्रायोरिटी देंगे। गाजर आपके विटामिन ए के सबसे ज्यादा विटामिन ए प्राप्त करने वाले जो है गाजर हैं। विटामिन B1 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है थायमिन, और इसके कमी से होने वाले रोग है बेरी, वृद्धि रुकना। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि ये आपके विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं। बेरी से याद रखिएगा, इनके जो है होने वाले रोग हैं इनकी कमी से। नेक्स्ट है विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, और इसके कमी से होने वाले रोग जो है किलोसिस, होंठ व मुंह फटना। मुख्य रूप से किसके कमी से होंठ व मुंह फटता है तो विटामिन B2 से, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और इसका जो प्रमुख स्रोत है पनीर खाना चाहिए, अंडे, ईस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B3 की बात करें तो नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, और इसके कमी से होने वाले रोग पेलाग्रा या चर्मदाह, चर्म रोग। ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां ये इनके प्रमुख स्रोत है। विटामिन B5 की बात करें तो पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है इसे, इसका रासायनिक नाम चर्म रोग, सफेद बाल, अंडे, दूध, मांस व मूंगफली।
इसके प्रमुख स्रोत है। विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन, रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन और इसके जो है कमी से होने वाले रोग दूध, ईस्ट, अनाज व मांस हैं। तो ये सभी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B7, जिसका जो है आपके रासायनिक नाम की बात करें तो बायोटिन होता है और इसके कमी से भी चर्म रोग, बालों का झड़ना और मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल ये इनके प्रमुख स्रोत हैं। और विटामिन B9 की बात करें तो इसका जो है रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। बी कॉम्प्लेक्स में जो प्रकार है उसमें B1, B2 और B9, B12 ये चार को महत्वपूर्ण याद रखिएगा, बाकी को उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। फॉलिक अम्ल और B12 है साइनोकोबालामिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें हमेशा जरूरत होती है। आपने देखे होंगे फॉलिक एसिड का, आप छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें जो है देखा जाए तो कह सकते हैं कुपोषण का शिकार होते हैं या उन्हें विटामिन की कमी होती है, उन्हें फॉलिक एसिड टेबलेट को खाने के लिए दिया जाता है। और इसके कमी से होने वाले रक्त क्षीणता या कुंठित वृद्धि, हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे ये उनके प्रमुख स्रोत हैं। लगभग प्रमुख स्रोत आपको एक जैसे दिखाई देगा। B12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन, घातक रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, इसके प्रमुख स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु। तो ये आपको मुख्य रूप से जो बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2 और B9, B12 को याद रखेंगे। विटामिन C की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसके रासायनिक नाम है। स्कर्वी रोग हो जाते हैं मसूड़ों में, मसूड़ों से खून आना, और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं आंवला, नींबू वंश के फल, जितने भी नींबू वंश के फल होते हैं जैसे कि संतरा, मुसब्बी और भी उनसे संबंधित जितने भी नींबू जैसे दिखाई देने वाले हमारे पाए जाते हैं वो सभी में विटामिन C पाया जाता है, टमाटर व सब्जियां भी। विटामिन D की बात करें तो कैल्सीफेरॉल, सूखी रोग, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया कह सकते हैं, ये उनके रासायनिक नाम है। और ये रिकेट्स जो है इनके कमी से होने वाले रोग है। मक्खन, मछली का तेल, अंडा, सूर्य का प्रकाश पूछा जाता है, सूर्य का प्रकाश जो है किस विटामिन का स्रोत है तो विटामिन D का, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है विटामिन E, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी, जननांग व पेशियों की कमजोरी, इसके प्रमुख स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। विटामिन K बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोक्विनोन, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमना, इसकी कमी से हो जाते हैं, ब्लीडिंग होते रहता है तो यह विटामिन K की कमी से होता है। आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा व सोयाबीन ये इनके प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख खनिज लवण, इनसे भी प्रश्न बनता है जैसे कि आयरन। आयरन क्या है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, कमी से एनीमिया रोग हो जाते हैं। और स्रोत की बात करें तो पालक, गुड़, चना, आंवला। पालक मुख्य रूप से, गुड़ मुख्य रूप से, इन सभी को याद रखिएगा। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है आपके घेंघा रोग, इसके कमी से घेंघा रोग हो जाते हैं। और शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड हार्मोन के लिए ये बहुत उपयोगी है। यदि अगर पर्याप्त मात्रा में आपको आयोडीन प्राप्त होता है, जैसे समुद्री भोजन, नमक, आयोडीन युक्त नमक, तो आपको जो थायराइड ग्रंथि होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसमें मुख्य रूप से यह जो है आपके मतलब इसमें जो है इनका पोषण होते रहता है। तो थायराइड ग्रंथि बिना आयोडीन के जो है नहीं बना सकती। आयोडीन इन हार्मोनों को बनाने के लिए मुख्य कच्चे माल की तरह काम करता है। तो याद रखिएगा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो आपके आयोडीन से यह उनका पोषण होते रहता है। नेक्स्ट है कैल्शियम की बात करें तो हड्डियों व दांतों की मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम, और इसकी कमी से जो है आपको बहुत शिकायत होती है, जैसे कि कमर दर्द या दांतों में सड़न, इस टाइप का बहुत से प्रॉब्लम होते हैं तो कैल्शियम की कमी से। तो हड्डियों व दांतों को मजबूती देने के लिए कैल्शियम प्रमुख तत्व है, खनिज लवण है, याद रखिएगा। और स्रोत है दूध, रागी, हरे पत्तेदार सब्जियां, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य रोग, कारण एवं बचाव के उपयोग। पाठ्यक्रम के विशेष रोग की बात करें तो आंत्रशोथ सबसे पहले देखने वाले हैं। आंत्रशोथ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे फूड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। कारण है जीवाणुओं द्वारा आंतों में संक्रमण, दूषित या बासी भोजन। लक्षण है उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। बचाव है स्वच्छ जल, ORS घोल। जैसे कि हम दूषित भोजन खाते हैं या कहते हैं ना कि ऐसे होटल में आपको नाश्ता नहीं करना चाहिए या भोजन नहीं करना चाहिए जहां साफ सफाई नहीं हो, तो देखा जाए तो आपको फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ जाता है इसके कारण से। तो ये आंत्रशोथ या इसी को
फूड पॉइजनिंग कहते हैं और इसके कारण जो है उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। और बचाव है स्वच्छ जल, ORS घोल। अमीबियोसिस, अमीबी पेचिस की बात करें तो इसके कारक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परजीवी है। और लक्षण पेट में मरोड़, आंव व खून युक्त दस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेटा हीमोग्लोबिनमिया, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण है पीने के पानी में नाइट्रेट की अत्यधिक सांद्रता, इससे शिशुओं में ऑक्सीजन परिवहन रुक जाता है और त्वचा नीली पड़ जाती है, इसलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्लोरोसिस या सीजी-टेट 2024 में पूछा भी गया था। कारण है भूजल या हैंडपंप पेयजल में फ्लोराइड तत्व की अधिकता। कई जगह का देखेंगे, यदि हैंडपंप से ये फ्लोरोसिस या फ्लोराइड तत्व की अधिकता होती है वहाँ जल में, तो दांतों में धब्बे या दांत का जो है कलर पीला पीला हो जाता है, इसे दंत फ्लोरोसिस या तथा हड्डियों में, जोड़ों में दर्द व कुबड़ापन अस्थि फ्लोरोसिस हो जाते हैं। दंत फ्लोरोसिस हो जाते हैं और अस्थि फ्लोरोसिस, तो ये जो है आपके फ्लोराइड तत्व की अधिकता के कारण से होता है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया, रक्त का आनुवांशिक रोग कहा जाता है, पूछा जा सकता है रक्त का आनुवांशिक रोग कौन सा है, तो सिकल सेल एनीमिया। इसमें आरबीसीएस सामान्य गोल आकार से बदलकर हंसिया के समान हो जाता है, इसलिए इसे सिकल हंसिया के आकार का हो जाता है, इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। ये मुख्य रूप से आनुवांशिक रोग है, इन्हें भी खून की बहुत ही कमी होते रहती है। रोग जनक के आधार व वर्गीकरण व ट्रिक्स देखेंगे। आइए, प्रोटोजोआ जनित रोग देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसी से प्रश्न हमेशा बनते रहता है। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की बात करें तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे, तो पापा काम पर सोते हैं, पापा से हो गया पायरिया, का से हो गया कालाजार और म से मलेरिया, पे से पर सोते हैं तो पेचिस और सोते हैं निद्रा रोग। तो यदि पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग इनमें से कौन सा है, ऑप्शन में दिखता है मलेरिया या पायरिया, तो वह आप निश्चित रूप से इस ट्रिक से याद रखे रहेंगे। तो प्रोटोजोआ से जो जनित रोग है वो मलेरिया है, करके टिक लगा सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो सभी और डिटेल में जानना है तो हमारा पुराना वीडियो इसके बारे में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें नया टॉपिक भी ऐड हुआ है। हमने टीकाकरण से संबंधित बहुत ही डिटेल जानकारी इकट्ठा की है, क्योंकि उससे प्रश्न निश्चित रूप से बन सकता है। तो ये आपके, वैसे तो इसका जो है सभी रोग जो कारण होते हैं, रोग वाहक होते हैं, उन सभी को ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ जनित रोगों का नाम, तो पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और ये आपके निद्रा रोग होते हैं। निद्रा रोग में एक चीज पूछा जाता है, इसके रोग वाहक कौन होते हैं, तो सी मक्खी होते हैं इसके रोग वाहक, पूछा जाता है। पुराना वीडियो या पुराना पीडीएफ से आप निश्चित रूप से हमारे टेलीग्राम में मौजूद है, यूनिट 7 के सीजी-टेट में, उसमें और हम डिटेल चर्चा किए थे। वही आप देखेंगे तो प्रोटोजोआ से ये होने वाले रोग हो गए ये सभी। नेक्स्ट देखेंगे विषाणु जनित रोग, ट्रिक देखेंगे। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। तो विषाणु जनित रोग कौन सा है, ए से आपका एड्स, चाचा से चेचक, इन्हें इन्फ्लुएंजा, डा से डेंगू और टो से, डांटो आया है तो टो से ट्रैकोमा और ख से खसरा, रे से रेबीज, गाल से गलसुआ और पे से पीलिया और पो से पोलियो। ये सभी आपके विषाणु जनित रोग हैं, याद रखिएगा। तो इसमें भी ये याद रख सकते हैं, जैसे कि इसमें जो यदि छूटा होगा तो वो आपके, जैसे कि छापो, गाल पर छापो, छा छूटा है तो छा है आपका छोटी माता, छा से छूटा है छोटी माता, और छापो तो पोलियो तो है और छा छूटा है, तो ये याद रखेंगे। मुख्य रूप से एक बार और देखें तो एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रैकोमा, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया, छोटी माता और पोलियो। एक चीज छूटा था, छोटी माता। ये आपके विषाणु जनित रोग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखने वाले हैं जीवाणु जनित रोग। इसको ट्रिक से देखेंगे तो पंडित का टीका न्यू है, प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड और का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ और न्यू से न्यूमोनिया और है से हैजा। न्यू है तो हैजा आपके कौन सा रोग है, तो जीवाणु जनित रोग है। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखने वाले हैं कवक जनित रोग, इसे भी पूछा जाता है।
गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन जो होता है वो कवक के कारण होता है। दमा दामा से दामाद है तो दामा इसमें है वो दमा रोग है। द लास्ट बचा वो दाद है। खाए तो खाज, और फ्रूट है तो एथलीट फ्रूट। तो ये आपके क्या है, कवक जनित रोग है, याद रखेंगे, इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब देखेंगे हम टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका पूरा इतिहास खंगाल के हमने कंटेंट तैयार किए हैं। तो टीकाकरण में शरीर में विशिष्ट एंटीबॉडी का निर्माण कर किसी रोग विशेष के प्रति कृत्रिम रूप से प्रतिरक्षा विकसित करने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाता है। दुनिया की पहली सफल वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान में टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है। आइए हम इन्हीं सभी के बारे में देखने वाले हैं। टीकाकरण के प्रमुख जनक एवं वैज्ञानिक क्रांति एडवर्ड जेनर, जिन्हें टीकाकरण का जनक कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है। पहचान, दुनिया के पहले टीकाकरण के जनक। योगदान है, इन्होंने सन 1796 में ही चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, का टीका बनाया। यह दुनिया का सबसे पहला टीका था जिसे गाय के चेचक काउ पॉक्स वायरस से विकसित किया गया था। महत्व, इन्होंने ही सबसे पहले यह प्रयोग द्वारा साबित किया कि टीका शरीर में काम कैसे करता है। नेक्स्ट है जोनास साल्क, इन्हें भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। पहचान है, पोलियो वैक्सीन के जनक। यदि पूछा जाता है पोलियो वैक्सीन के जनक तो जोनास साल्क हैं। योगदान की बात करें तो इन्होंने सन 1953 में पोलियो का पहला सफल एवं सुरक्षित निष्क्रिय इंजेक्शन टीका खोजा था। जो इंजेक्शन के द्वारा जो टीका खोजा गया था किसका, पोलियो का, वो जोनास साल्क है। और आगे जो है आजकल इंजेक्शन वाला टीका नहीं चलता, इसका ओरल ड्रॉप चलता है, देखे होंगे 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो वो आपके वैक्सीन जो है आपके ओरल वाला चलता है, उसके भी खोजकर्ता को देखने वाले हैं आगे। तो महानता की बात करें, इन्होंने अपने इस टीके का पेटेंट नहीं करवाया था, वे इसे बिना किसी मुनाफे के पूरी दुनिया को मुफ्त देना चाहते थे ताकि हर बच्चा अपंगता से सुरक्षित रह सके। संक्षेप में कहें तो एडवर्ड जेनर ने पूरी दुनिया को टीकाकरण की तकनीकी दी, जबकि जोनास साल्क ने उस तकनीक का इस्तेमाल कर दुनिया को पोलियो जैसी अपंग बनाने वाली बीमारी से बचाया। नेक्स्ट देखेंगे इसमें प्रमुख वैक्सीन एवं उनके खोजकर्ता। इसमें जानेंगे जो ओरल पोलियो का ड्रॉप है, और जो अभी जो देखे जोनास साल्क, जिन्होंने इंजेक्शन के द्वारा उनका जो है वैक्सीन निकाले थे। तो इसमें हम सभी का हम आप चर्चा करने वाले हैं, प्रमुख वैक्सीन एवं उनके खोजकर्ता। प्रश्न बन सकता है इनसे। चेचक जो है स्मॉल पॉक्स, ये सबसे पहले खोजा गया टीका है। इसका एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 में दुनिया का पहला टीका जो काउ पॉक्स वायरस से बनाया गया था। नेक्स्ट है रेबीज जो है आपके लुई पास्चर इनके खोज करता है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1885 में कमजोर किए गए रोगाणुओं से टीका बनाने की आधुनिक तकनीक खोजी गई। पोलियो इंजेक्शन की बात करें तो जोनास साल्क, पोलियो इंजेक्शन की बात हो रही, आईपीवी 1953 में खोजा गया। इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाने वाला पहला निष्क्रिय पोलियो टीका था। वही पोलियो ओरल ड्रॉप ओपीवी, इसका जो खोजकर्ता अल्बर्ट साबिन 1961 में मुंह से पिलाई जाने वाले पोलियो ड्रॉप, जो आज भी पल्स पोलियो अभियान में दी जाती है। नेक्स्ट है टीबी, या इसी को बीसीजी वैक्सीन बोला जाता है, याद रखिएगा। बीसीजी वैक्सीन अल्बर्ट कैलमेट और कैमिल गुएरिन, इन्हीं के नाम पर बीसीजी बोला गया है। तो 1921 में इसे खोज किया गया, इन्हीं के नाम पर इसे टीके का नाम बेसिली कैलमेट गुएरिन बीसीजी रखा गया। खसरा की बात करें तो मॉरिस हिलमेन इनके खोजकर्ता, खसरा के 1963 में मॉरिस हिलमेन ने अपने जीवन काल में अकेले 40 से अधिक टीकों की खोज और विकास में मदद की। नेक्स्ट बात करेंगे वैश्विक एवं भारत में टीकाकरण अभियानों का इतिहास। वैश्विक स्तर पर बात करें WHO के द्वारा, तो वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम EPI की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया भर में टीकों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1974 में ही पहल किया गया था। याद रखिएगा, वैश्विक स्तर पर जो वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम वर्ष 1974 में की गई। नेक्स्ट है भारत में प्रथम कार्यक्रम की बात करें तो भारत में पहला राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की बात करें तो वर्ष 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के नाम से शुरू हुआ था। सार्वभौमिक टीकाकरण यूआईपी की बात करें तो यह ऐतिहासिक अभियान वर्ष 1985 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक मुफ्त वैक्सीन पहुंचाना था। वही पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई पूछा जाएगा तो वर्ष 1995 में भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए यह ऐतिहासिक अभियान है, पूछा जा सकता है। शुरू हुआ 2 बूंद जिंदगी के। तो टीकाकरण से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। मिशन इंद्रधनुष कब चलाया गया? दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया।
देश में पूर्ण टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाने एवं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। वही कोविड-19 टीकाकरण अभियान की बात करें तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। सार्वभौमिक टीकाकरण सारणी की बात करें तो बच्चों में यह जो है उम्र अनुसार जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है पूछा जा सकता है। तो BCG, OPV 0 खुराक, हेपेटाइटिस बी, टीबी, क्षय रोग व पोलियो, हेपेटाइटिस, इन सभी से रक्षा करने के लिए 6 सप्ताह 1.5 माह में पेंटावेलेंट 1, OPV 1, रोटावायरस 1 ये आपके टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हीप, पोलियो, दस्त, इन सभी की सुरक्षा के लिए। वही 10 सप्ताह या 2.5 माह की बात करें तो पेंटावेलेंट 2, इसी का जो फर्स्ट वो दूसरा डोज और इसी का दूसरा डोज, इसी का दूसरा डोज ये दिया जाता है संबंधित रोगों से सुरक्षा हेतु द्वितीय खुराक। वही 3.5 माह में बात करें 14 सप्ताह में तो पेंटावेलेंट का तीसरा डोज, रोटावायरस का तीसरा डोज और ये तीसरा खुराक उसी संबंधित रोग के लिए बचाव के लिए। 9 से 12 माह की बात करें तो आपके MR1, JE1 और विटामिन ए, तो ये सभी खसरा, रुबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए। 16 से 24 माह की बात करें तो DPT बूस्टर 1, MR2, OPV बूस्टर, विटामिन ए। तो बूस्टर किसे कहा जाता है तो उसी का जो बार बार OPV इसी को दिया जाता है तो चौथा डोज वो बूस्टर डोज कहला जाता है। तो ये आपका है बूस्टर खुराक कहा जाता है। इसे 16 से 18 माह में दिया जाता है। तो ये रही आपके जो सुरक्षित आपका टीकाकरण अभियान है और जो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो टीका लगाया जाता है उसकी सारणी, और इनसे भी प्रश्न बन सकता है। दुनिया की प्रमुख कोरोना वायरस के लिए लड़ने के लिए वैक्सीन निर्माण किया गया, उसे भी पूछा जाता है। जैसे कई एग्जाम में पूछा गया है कि कोवैक्सीन का निर्माता देश कौन है और उनका जो बनाने वाले कंपनी कौन है, तो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है कोवैक्सीन को। कोविशील्ड भी भारत और यूके के द्वारा बनाया गया कोविशील्ड जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित पूछा जाता है, याद रखिएगा कंपनी को भी। कॉर्बेवैक्स की बात करें तो भारत बायोलॉजिकल ई के द्वारा बनाया गया। इनकोवैक जो है भारत में बना भारत बायोटेक के द्वारा नेजल वैक्सीन है ये। और वही फाइजर बायोएनटेक की बात करें तो ये अमेरिका जर्मनी के द्वारा बनाया गया फाइजर और बायोएनटेक। मॉडर्ना ये भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के द्वारा बनाया गया मॉडर्ना इंस्क। और स्पुतनिक वी की बात करें तो ये रूस के द्वारा बनाया गया कोरोना वैक्सीन है गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये रही आपके टीकाकरण से संबंधित जो फैक्ट रहा। अभी हम देखेंगे थोड़ा रिवीजन के रूप में जो इम्पोर्टेंट जो देखा जाए तो फैक्ट है उस पर। भारत में पल्स पोलियो के अभियान कब शुरुआत हुई तो 1995 में। नारा रहा 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो मुक्त भारत कब हुआ या कब घोषित किया गया तो WHO द्वारा 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। टीका खोजकर्ता जोनास साल्क टीका जो कि आपके पोलियो के लिए जो टीका खोजे, और अल्बर्ट साबिन ने ओरल ड्रॉप खोजे। ये आपके इंजेक्शन के रूप में खोजे थे पोलियो का टीका, और अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओरल ड्रॉप खोजा गया जो आपके पल्स पोलियो अभियान में अभी भी उपयोग हो रही है। आइए अब हम प्राथमिक उपचार, अब हम इस जो है यूनिट का अंतिम पड़ाव तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। प्राथमिक उपचार की बात करें तो किसी दुर्घटना या बीमारी के अचानक होने पर पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पूर्व दी जाने वाली तत्काल एवं जीवन रक्षक सहायता कह सकते हैं। प्राथमिक उपचार के मुख्य नियम व पद्धतियां हैं और इसे ड्रैप का सिद्धांत कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्रम से पूछा जा सकता है। तो इसका डी का होता है डेंजर, खतरा देखना, स्वयं व पीड़ित को अतिरिक्त खतरे से बचाएं। आर होता है रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, पीड़ित के होश में होने की जांच करें। ए होता है एयरवे, वायुमार्ग, श्वास नली को खुला व साफ रखें। बी होता है ब्रीथिंग, श्वसन, श्वास प्रक्रिया की जांच करें, समय पड़ने पर उन्हें मुंह के द्वारा सांस दें। और सी होता है सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण, नाड़ी या पल्स दर की जांच करें। तो ये रही आपके जो प्राथमिक उपचार का जो है शॉर्ट सिद्धांत, जिसे हम यहाँ पर देखें, इससे प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे विभिन्न आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार। जलने व झुलसने पर तो जले हुए स्थान पर तुरंत ठंडा साफ पानी से 10-15 मिनट तक डालें और बर्फ, तेल या टूथपेस्ट का प्रयोग न करें बोला गया है, तो इसे याद रखेंगे। वही अस्थि अंग की बात करें, फ्रैक्चर हो जाता है तो चोटिल अंग को हिलाए नहीं,
स्लिप्ड खपच्ची या कपड़े की पट्टी का सहारा देकर स्थिर रखें। चोट के इलाज हेतु प्राइस सिद्धांत प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और इलेवेशन अपनाएं। ये प्राइस सिद्धांत को भी याद रखिएगा। पी का प्रोटेस्ट, आर का रेस्ट, आई का आइस और कंप्रेशन, सी का और ई का इलेवेशन अपनाएं। तो इसमें जो है ध्यान देंगे इस सिद्धांतों को। इसका सभी को हम कोशिश किए हैं। आपका जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो आपका डले। नेक्स्ट है सर्पदंश का तुरंत और संक्षिप्त प्राथमिक उपचार। मुख्य नियम, तुरंत अस्पताल जाएं, मरीज को बिना समय गंवाएं, एंटीवेनम के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाएं। क्या करें अगर तुरंत आपको मिलता है ऐसे मरीज, तो मरीज को घबराने न दे ताकि जहर तेजी से न फैले। अंग स्थिर रखें, काटे गए हाथ या पैर को बिल्कुल न हिलाएं। गहने हटाएं, सूजन आने से पहले अंगूठी, घड़ी और टाइट कपड़े उतार दें। साफ करें, घाव को साफ पानी और साबुन से हल्के धोएं। और आगे है क्या ना करें, कसकर पट्टी ना बांधे। बहुत से गलती करते हैं पट्टी बांधने का, ये ना करें। खून का दौरा पूरी तरह ना रोके, चीरा ना लगाए, ब्लेड या चाकू से कट ना मारे, क्योंकि टीवी का पुराने फिल्मों में ये सभी जहर न चूसे, जहर चूसने की टीवियों में पुराने तरीके से देखा गया है, तो इसे ना अपनाएं। मुंह से जहर निकालने की कोशिश बिल्कुल न करें। झाड़ फूक से बचें। ओझा या घरेलू नुस्खों से समय बर्बाद न करें, सीधे एंटीवेनम लगाने ले जाएं। लू लगना, पीड़ित को ठंडे या छायादार स्थान पर ले जाएं। कपड़े ढीले रखें। ओआरएस या आम का पना या नींबू पानी दें। रक्तस्राव की बात करें तो घाव पर सीधा दबाव डालें तथा घायल अंग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाएं। तो ये रही आपके प्राथमिक उपचार और सार्वजनिक उपचार। सार्वजनिक स्वच्छता की बात करें, सार्वजनिक स्वच्छता में समाज, समुदाय व पर्यावरण को कचरा, गंदगी एवं प्रदूषण मुक्त रखने के सामूहिक प्रयासों को सार्वजनिक स्वच्छता कहते हैं। इससे भी सीजीटेट 2026 में प्रश्न बना है मूल्य आधारित। कचरा प्रबंधन एवं 4R की सिद्धांत की बात करें तो कचरे के प्रकार होते हैं जैव निम्नीकरण, जो सड़क खाद बन जाते हैं, जो सड़कर खाद बन जाते हैं। हरा कचरा दान, हरा कचरा दान जैसे फल सब्जियों के छिलके, पत्तियां, ये आपके जैव निम्नीकरण में आते हैं। अजैव निम्नीकरण में जो आसानी से नष्ट नहीं होते। नीला कचरा दान, तो याद रखिएगा, आपने देखे होंगे प्लास्टिक के डिब्बे आजकल रखा होता है। पूछा जा सकता है सूखे कचरा के लिए कौन से कलर का डिब्बा का उपयोग किया जाता है, तो सूखे के लिए आपका जो आसानी से नष्ट नहीं होते, जैसे कि नीला कचरा दान का उपयोग करते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, ई कचरा, ये सभी। और वही हरा कचरा में किसका उपयोग करते हैं, जैसे फल सब्जियों के छिलके, पत्तियां आदि। तो ये आपके याद रखेंगे। कलर से भी पूछा जा सकता है। को नीले डिब्बे का सूखे कचरे के लिए उपयोग करते हैं, वही हरा डिब्बे किसके लिए, गीले कचरे के लिए। 4R सिद्धांत को अपनाइए। रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग, और या तो प्लास्टिक का कम यूज करना, और यदि कर रहे हैं तो इसको रीयूज करें, पुनः उपयोग करें, रिसाइकल करें, पुनर्चक्रण, लास्ट में रिकवर, पुनः प्राप्ति करें। तो 4R सिद्धांत का पालन करें। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन में का शुभारंभ कब हुई पूछा जाता है इससे संबंधित, तो 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर। लक्ष्य भारत को खुले में शौच मुक्त ODF बनाना। वही सुरक्षा नियम एवं कानून की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में नया डला है। सड़क सुरक्षा नियम एवं यातायात संकेत की बात करें तो सड़क सुरक्षा नियम सदैव बाएं तरफ चले, पैदल यात्री सड़क पार करने हेतु जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें, ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा जाता है। हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य रखें। नेक्स्ट है ट्रैफिक लाइट एवं यातायात संकेतों का प्रकार। हम जानते हैं ये ट्रैफिक लाइट होती है वो 3 प्रकार के होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। तो लाल बत्ती में पूरी तरफ से रुके, पीली बत्ती के लिए तैयार रहे, संकेत का काम करते हैं, गति धीमी करें, और हरी बत्ती में आगे बढ़े, गो। तो इस प्रकार की ये सामान्य जानकारी है। और बहुत सारे संकेत होते हैं यातायात संबंधी, जिसमें वृत्त आकार में, इस प्रकार जो वृत्त आकार में होते हैं, वृत्ताकार, उसमें आदेशात्मक संकेत को लगाया जाता है, जैसे कि पार्किंग, नो पार्किंग में इसे काट दिया जाता है, और यू टर्न, नो यू टर्न। तो इस प्रकार के आपको वृत्ताकार सर्कल के अंदर ये यू लिखा हुआ और यू को काट दिया जाता है तो नो यू टर्न। तो इस प्रकार ये सभी संकेत आपको देखने को मिलता होगा। वही चेतावनी संकेत कैसे आकार में दिखेंगे आपको, ट्रायंगल शेप में, त्रिभुजा आकार में, उसमें जो है लेटर में लिखाया रहेगा, जैसे कि आगे बढ़े, मोड़ है। तो इस प्रकार आपके इस प्रकार मोड़ दिखाया रहेगा, तो वो चेतावनी संकेत किस में दिखाए रहते हैं, ट्रायंगल शेप में। वही अगर
आपको आयताकार शेप में पूछा जाता है तो सूचनात्मक संकेत होते हैं। ये आयताकार बोर्ड होते हैं जिसमें देखे होंगे आप, हॉस्पिटल रहता है तो आपके एच होते हैं, पेट्रोल पंप होते हैं तो इस प्रकार के जो उसका पेट्रोल पंप का फ्यूल का उसका निशान होता है। तो आयताकार जो है आपके आयताकार जो शेप होते हैं वो सूचनात्मक संकेत को दर्शाते हैं। अब कानून व्यवस्था एवं प्रमुख नागरिक सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो पहला बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसे आरटीई एक्ट भी कहते हैं, तो इसे राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहते हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात करती हैं, जो 2009 में आई, लागू हुआ 2010 में। आरटीई एक्ट अधिनियम 2009 कहलाता है, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। पॉक्सो कानून की बात करें तो 2012 में आया यह पॉक्सो एक्ट, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से कड़ा संरक्षण प्रदान करता है। बाल श्रम निषेध अधिनियम की बात करें तो यह आपके 1986 में आया और संशोधन आपके 2016 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी व्यवसाय में काम कराना संज्ञेय अपराध है। तो इसे बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लाया गया? 1986, और संशोधन अधिनियम 2016। वही सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया? तो 2005। आरटीआई जिसे बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता हेतु नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में आया, सड़क यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड व जुर्माने का प्रावधान है। वही महत्वपूर्ण आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर को भी जान लीजिए, पूछा जा सकता है इससे संबंधित। 112 है राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर, जो पुलिस, दमकल, एम्बुलेंस हेतु एकल नंबर है, याद रखिएगा। और वो 100 है पुलिस सहायता, 101 अग्निशमन, और 102 आपके 102 और 108 एम्बुलेंस सहायता के लिए नंबर, और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, और 1091 महिला हेल्पलाइन। तो ये रही आपके कुछ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, पूछा जा सकता है। अब इसमें की टर्म्स मास्टर टेबल में आप इन सभी को जानिए कि विटामिन शब्द की खोज किसने किए? तो कासिमर फंक। और विटामिन के की खोज करता हेनरिक डैम, रक्त के थक्के जमाने वाले विटामिन के का पता लगाया एडवर्ड जेनर, टीकाकरण का जनक कहलाता है। दुनिया का पहला टीका चेचक का इनके द्वारा खोज किया गया। लुई पास्चर रेबीज का टीका की खोज किए 1885 में, रोगाणुओं को कमजोर कर आधुनिक टीका बनाने की तकनीक खोजी। जोनास साल्क पोलियो इंजेक्शन, निष्क्रिय आईपीवी पोलियो टीका का खोज कराया। ये पेटेंट नहीं था, इन्होंने मुफ्त में पूरे विश्व को उपलब्ध कराने का इनका पहल रहा। अल्बर्ट साबिन की बात करें तो ओरल पोलियो ड्रॉप इनके द्वारा खोजा गया, मुंह से पिलाई जाने वाली ओपीवी पोलियो ड्रॉप विकसित की, जो आज भी उपयोग हो रही है। ईपीआई या यूआईपी जो टीकाकरण अभियान से संबंधित है, भारत के राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जो 1985 में हुआ। ड्रैप या प्राइस जो है प्राथमिक उपचार, आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा एवं चोट प्रबंधन के गोल्डन नियम है, इन्हें हमने देखे। टॉप 30 वन लाइनर में देखें तो विटामिन शब्द का नामकरण जो है कासिमर फंक के द्वारा 1912 में किया गया। विटामिन के खोजकर्ता हेनरिक डैम, 1943 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। विटामिन ए और बी के खोजकर्ता एल्मर मैकुलन द्वारा की गई। विटामिन सी के खोजकर्ता ए होल्स्ट व थियोडर फ्लालिक ने की, तथा अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी ने इसे शुद्ध रूप में पृथक किया। विटामिन डी की खोज सर एडवर्ड मलनबी व एफ जी हॉपकिंस ने की थी। विटामिन ई की खोज हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप ने की थी। दुनिया का पहला टीका सन 1796 में चेचक हेतु एडवर्ड जेनर ने बनाया, जिन्हें टीकाकरण का जनक कहा जाता है। रेबीज के टीके एवं आधुनिक टीकाकरण तकनीकी की खोज सन 1885 में लुई पास्चर ने की थी। निष्क्रिय पोलियो इंजेक्शन आईपीवी की खोज 1953 में जोनास साल्क ने की थी। इन्होंने इस टीके का पेटेंट नहीं कराया था। मुंह से पिलाई जाने वाली ओरल पोलियो ड्रॉप ओपीवी की खोज 1961 में अल्बर्ट साबिन द्वारा की थी। वही नेक्स्ट है टीबी रोधी बीसीजी वैक्सीन, 1921 का नाम इसके खोजकर्ता अल्बर्ट कैलमेट और कैमिल गुएरिन के नाम पर रखा गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मॉरिस हिलेमैन 1963 ने अपने जीवन में अकेले 40 से अधिक टीकों के विकास में योगदान दिया। भारत में पहला राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम ईपीआई नाम से शुरू हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर ईपीआई की शुरुआत 1974 में की गई थी। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण यूआईपी की शुरुआत 1985 में बच्चों व गर्भवती महिलाओं हेतु हुई थी। पूर्ण टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था।
भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन तथा नेजल वैक्सीन इनकोवैक भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित है। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से किया गया। साबुन से हाथ कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। WHO द्वारा सुमन के सूत्र अनुशंसित है, जिसे हमने शुरुआती वीडियो में। मानव शरीर में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर 10 इंच। श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा पाचन क्रिया की समाप्ति छोटी आंत जो कि 6 से 7 मीटर में होती है। आमाशय का आकार कैसे होती है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होता है, जिसमें HCl अम्ल स्रावित होती है। मानव शरीर का ब्लड बैंक तथा RBC का कब्रिस्तान प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। उत्सर्जन तंत्र अर्थात गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। दूषित पेयजल में नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम एवं फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें RBCs हंसिया के आकार की हो जाती है। प्राथमिक उपचार का मूल्यांकन ड्रैफ्ट तथा चोट प्रबंधन हेतु प्राइस सिद्धांत अपनाया जाता है। तो ये रही टॉप आपके 30 जो है वन लाइनर फैक्ट, जो उनका अभी देखे हैं पूरा जितने भी टॉपिक उसका एक सार। इस प्रकार हमने इस वीडियो में केवल थ्योरी पार्ट को शामिल किए हैं और इसके बाद हम टॉप 30 अभ्यास बहुविकल्पी प्रश्न, टॉप 30 MCQs जो बिल्कुल न्यू पैटर्न में देखने वाले हैं। वीडियो अधिक लंबी ना हो इसलिए वीडियो बस यही तक है। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।